हरदीप सिंह डंग के फेवर में वोट मांगने पहुंचे थे शिवराज सिंह चौहान सुवासरा में, और सुवासरा की और भी जमीनी समीकरण को हम समझने की कोशिश करते हैं और खासतौर पर उन मुद्दों पर बात करेंगे जो आज शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर कही हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको नेक्स्ट स्टूडियो, जहां से प्रभु पटेरिया जी हमारे साथ बने हुए, हमारा एसोसिएट एडिटर। प्रभु जी, आप कैसे देखते हैं तमाम बयानात जो ग्राफिक्स के माध्यम से हम अपने दर्शकों को बता चुके हैं? खास उन्होंने कहा कि जनता से दादा चाहिए या मामा चाहिए, आप कैसे देखते हैं? देखिए पारुल जी, शिवराज सिंह चौहान सुवासरा दूसरी बार पहुंचे हैं। इसके पहले भी वहां पर एक बार गए थे पिछले दिनों वहां पर और तब भी उन्होंने लगभग किसानों से जुड़ी हुई बातें की थी। और मंदसौर जिले की जो ये सीट है सुवासरा, वो किसान आंदोलन का बड़ा केंद्र रही है मध्य प्रदेश में, क्योंकि वहाँ के किसान काफ़ी जागरूक हैं। खासकर लहसुन प्याज जैसी चीज़ें भी वहाँ पर उगाते हैं, तो संपन्न किसान भी है। वहाँ के बहुत पाटीदार समाज का बड़ा प्रभुत्व वाला क्षेत्र रहा है वो। और मध्य प्रदेश में जो एक कलंक जो कहें लगा हुआ है किसानों पर गोली चालन का, वो भी वहीं पर मंदसौर में ही हुआ था वो। तो ऐसे मंदसौर किसानों को लेकर खासा सेंसिटिव इलाका है। तो शिवराज सिंह चौहान पिछली बार भी उन्होंने कर्ज माफी की बात की थी, किसानों के हित की बात की थी, अभी भी वो वही बातें कर रहे हैं। वो याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को कि जब प्रदेश में बाढ़ जैसी आपदा आई थी या ओला पाला गिरा था, तो जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तो वो कहीं भी एक भी क्षेत्र में भ्रमण करने नहीं गए, फसल का जायजा लेने नहीं गए। ये शिवराज सिंह चौहान की वास्तव में भी खूबी है कि वो पिछले 13 साल के कार्यकाल में कहीं पर भी ओला भी गिरे तो शिवराज सिंह चौहान का हेलीकॉप्टर वहां उतर जाता था। कई बार वो कच्चे रास्तों पर भी जाकर किसानों के बीच पहुंचे, उनका दुख दर्द दूर करने की कोशिश की। जब कोई भी व्यक्ति या जनप्रतिनिधि जब वाकई में जमीन पर जाता है धरातल पे, तो उसको समस्याएं समझ में आती हैं। तो यदि किसी को सांप ने काट दिया या घोड़े ने काट दिया या इस तरीके की घटना हुई, तो उसके लिए जो लाखों रुपए का मुआवजे का प्रावधान किया शिवराज सिंह चौहान ने, वो इसीलिए किया था। उन्हें बकरी मुर्गी तक के मौत के मुआवजा तो निर्धारित कर दिया था आरबीसी 6-4 में। तो ये तब होता है जब आप वाकई में किसानों के बीच में उठ बैठ रहे हो, उनके दर्द को समझ रहे हो। केवल वल्लभ भवन से सरकार चल जाए, अधिकारी सारे नियम कायदे बना दें और उसी पर अमल हो जाए, तो शायद वो किसानों के लिए हितकारी नहीं होता है। तो वो शिवराज सिंह चौहान उस मर्म को समझते हैं, इसलिए उनने वहां पर जाकर वही किसानों की बात की, उनने कर्ज माफी की बात की, उनने जिस तरीके से कहा है कि तेरी प्यारी प्यारी सूरत को नजर न लगे, तो ये उनका कटाक्ष है। इस तंज के जरिए वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, उन किसानों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले चुनाव में तो जरूर ये लोग आए थे, मंदसौर में राहुल गांधी भी आए थे। कर्ज माफी की शुरुआत जो है कांग्रेस की घोषणा मंदसौर से हुई थी। तो वो इस चीज को लोगों को एहसास कराने की कोशिश करें कि वो फिर अब वोट मांगने आए हैं। जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा ने वो चेतुआ वाला बात कही थी, शिवराज सिंह ने उसको अपने शब्दों में सामने पेश किया है। अब देखना है कांग्रेस की तरफ से इसका क्या जवाब आता है। जब कांग्रेस के नेता वहां पर पहुंचेंगे तो वो भी कुछ ना कुछ अपनी बातें रखेंगे, दलीलें रखेंगे। तो चूंकि चुनाव है, एक दूसरे पर वार प्रतिवार चलते रहते हैं, तरह तरह के बयान आते रहते हैं और नेता उन शब्दों का प्रयोग करते हैं जो जनता को आकर्षित करते हैं। तो वो कोशिश शिवराज सिंह चौहान ने की है। बिल्कुल, और अपने ही अंदाज में बोलने के लिए, संबोधन करने के लिए जाने जाते हैं शिवराज। और यहाँ पे भी उन्होंने किस तरह से लोगों के आम जो बातें होती हैं, किस तरह से उनकी फीलिंग्स को अपने अंदर लाकर वो प्रेजेंट करते हैं स्टेज पर, ये भी हमने देखा है। लेकिन जो उनके संबोधन में तमाम बातें थी सर, उसमें लगातार वो कमलनाथ को घेर रहे थे। और ऐसा शायद ही कहीं लगा कि वो नहीं चाहते कि कोई भी ऐसी बात निकल कर सामने आए जो बीजेपी को माइनस मार्किंग दे दे। तो पूरी तरह से उन्होंने कमलनाथ को घेरने की कोशिश की। कर्ज माफी को खासतौर पर वो मुद्दा बता रहे थे और हर डिजिट को उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया कि कितना पैसा उन्होंने कैसे दिया। राशन के बारे में उन्होंने गिना दिया कि घर घर 10 क्विंटल राशन पहुंचेगा, 5 केंद्र सरकार देगी, 5 शिवराज सरकार देखी। तो ऐसे तमाम मुद्दे जो न केवल किसानों के लिए भी बल्कि आम परिवार के लिए भी बहुत जरूरी होते हैं, और यहाँ से वो कह भी रहे थे। बिल्कुल पारुल जी, इस पूरे घटनाक्रम में मतलब शिवराज सिंह चौहान के, यदि हम इस चुनाव अभियान को देखें, पिछले चुनाव अभियानों को देखें जी, इस पूरे में एक वो पॉइंट है, एक वो बिंदु है जहां पर शिवराज सिंह चौहान लोगों के मर्म को छूते हुए फिर दिखाई दे रहे हैं। पहली बार मुख्यमंत्री अपने भाषण के बीच में मंच पर डायस को छोड़कर जाते हैं और बाकायदा घुटनों के बल बैठकर वहां पर सबको प्रणाम कर रहे हैं। ये शिवराज सिंह चौहान ने अभी तक करते हुए मैंने तो नहीं देखा कहीं पर भी, किसी भी सभा में। वो अपने बुधनी के चुनाव क्षेत्र में भी कभी इस बात को करते हुए दिखाई नहीं दिए। तो ये पहली बार वहां पर हो रहा है और स्वाभाविक तौर पर उस क्षेत्र के जरिए वो ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं किसानों को कि वो ही हैं जो उनके प्रणाम करते हैं। वो कहते हैं जैसे शिवराज सिंह चौहान की, मैं जनता मेरी भगवान, मैं जनता का सेवक हूँ। तो वो सेवक का भाव जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के सीढ़ियों पर जो दिखाया था, वो भाव उन्हें जनता के सामने दिखाने की कोशिश की। ये शिवराज सिंह चौहान ने एक नया तरीका अपनाया है, जो हो सकता है आने वाली जगह दूसरी जगह पर भी दिखाई दे। उन्हें जो कर्ज की बात की है
कि कांग्रेस की सरकार थी 15 महीने में वो ये आरोप लगाते रहे भारतीय जनता पार्टी पर कि उन्होंने खजाना खाली कर दिया। उसी खाली खजाने को और खाली करने की कोशिश हुई कर्ज माफी के जरिए, शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं। उस खाली खजाने में किसानों पर या आम आदमी पर जिस तरीके से उन्होंने कहा कि किसी की थाली खाली नहीं रहने दी जाएगी गरीब की, तो उसके लिए वो जिस तरीके से बाजार से कर्ज ले रहे हैं, तो ये शिवराज सरकार की कमजोरी है यदि वो बाजार से कर्ज लेना पड़ रहा है। लेकिन उस कमजोरी को अपनी ताकत बनाकर जनता के बीच में पेश करें कि आपके लिए कुछ भी करना पड़े, कर्ज भी लेना पड़े बाजार से, कहीं से उधार मांगना पड़े, केंद्र सरकार से लेकर आना पड़े, लेकिन पैसे लेके आऊंगा, आपको कोई कमी नहीं होने दूंगा। तो ये जो चुनाव के दौरान जनता से सीधे अट्रैक्ट करने का काम जो है, शिवराज सिंह चौहान की जनता अट्रैक्ट हो जाए उनकी पार्टी की तरफ, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, यहाँ जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने आईफा का भी जिक्र किया। आईफा की मीटिंग जरूर इंदौर में ले रहे थे, लेकिन कोरोना को लेकर उन्होंने कोई मीटिंग नहीं ली। प्रीमियम का पैसा खा गए कमलनाथ, इस तरह की भी बातें उन्होंने कही। इस संबोधन के बाद, उनके इस बयानों के बाद आपको क्या लगता है जनता किस तरह से उन्हें देख रही होगी? मंदसौर वाली घटना और उसके बाद 2018 का चुनाव, अब 2020। देखिए पारुल जी, 2018 से 2020 में 2 साल में बहुत ज्यादा पानी मध्य प्रदेश की नर्मदा से लेकर चंबल नदी तक बह गया है, जो मंदसौर जिले से निकलती है। तो अब किसानों के वो जो मुद्दे 2018 में थे वो अब मुद्दे हैं नहीं। कर्ज माफी का एक बड़ा मुद्दा जो कांग्रेस ने दिया था, उसमें से आधी कर्ज माफी तो हो ही चुकी है, ये मान लेना चाहिए कि कांग्रेस ने खुद दावा कर रही है। जो सूची है, बहुत सारे किसानों के कर्ज माफ हो गए, लेकिन जो 2 लाख तक की कर्ज माफी वो हुई नहीं है। सरकार बाकी राहतें दे रही है। जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि थी वो बंद कर दी गई थी कांग्रेस की सरकार के द्वारा, उसको शिवराज सरकार ने चालू करने के साथ 4000 रुपए अपनी तरफ से उसमें जोड़े हैं, एड ऑन किया है किसानों को और सुविधाएं देने के लिए। किसानों को खाद बीज से तमाम चीजों का प्रबंध हो रहा है। तो इस तरीके से पूरा फोकस यदि हम देख रहे हैं तो मंदसौर में शिवराज सिंह चौहान का वो किसानों पर ही फोकस दिखाई दे रहा है। वो टारगेट कमलनाथ को कर रहे हैं क्योंकि उनके सामने यदि कोई चेहरा है तो वो है कमलनाथ। पिछली बार के चुनाव था उसमें सिंधिया और कमलनाथ का जॉइंट फैक्टर था वो। इस बार के चेहरा सिर्फ कमलनाथ है और कमलनाथ के पास इस बार एक यूएसपी ये भी है कि 15 महीने की उनकी सरकार में जिन्होंने वचन दिए थे उनमें से कई वचन ऐसे जिनको उन्होंने पूरा किया, कई वचन ऐसे होंगे जो अधूरे हैं, कुछ बहुत सारे वचन ऐसे हैं जो पूरे नहीं हुए, कुछ बातें उनके पास भी बताने के लिए कि मध्य प्रदेश के लिए उन्होंने क्या किया है, तो उसकी काट करने की कोशिश शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। बिल्कुल। अब यहाँ जिस कैंडिडेट के लिए इतनी जद्दोजहद हो रही है, इतनी मेहनत हो रही है, हरदीप सिंह डंग, और यहाँ ये पहली बार बताया जा रहा है कि उपचुनाव हो रहा है। आप कैसे देखते हैं दोनों कैंडिडेट्स को? क्योंकि राकेश पाटीदार तो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन डंग का ये तीसरा एक्सपीरियंस होगा। बिल्कुल पारुल, हरदीप सिंह डंग वो उम्मीदवार है जिसको पिछली बार भी ये मान के चला जा रहा था कि वो वहां से जीतेंगे नहीं, क्योंकि शायद उनका अपना नेटवर्क है, उनकी जो लोग मतदाताओं के बीच में पैठ है, वहां पर जो उनका जो सघन जनसंपर्क होगा वो एक उनके फायदे में रहा। और वो आमतौर पर कांग्रेस के किसी खेमे से नहीं आते थे। बाद में हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे में उनका नाम गिनती होने लगी, क्योंकि बगावत करने वाले पहले विधायक वही थे कांग्रेस के, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री बनाकर फिर उपकृत किया है। तो उनका जो अपना वहां पर जो संपर्क है, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, जब भारतीय जनता पार्टी पीक पर थी मध्य प्रदेश में 2013 के चुनाव में, उसके पहले के चुनाव में भी, तो उन्होंने जब भाजपा पीक पे थी तब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराया था। तो स्वाभाविक तौर पर उनकी कुछ ना कुछ तो अपना एक नेटवर्क वहां पर है जो काम कर रहा है, जिसके दम पर वो चुनाव जीतते रहे। और अब उनके साथ एक प्लस पॉइंट ये यदि हम माने तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी ताकत, उसके साथ एक संघ का मालवा में खासा प्रभाव है, तो संघ की बैकिंग उनके पास है, और उनके जो अपना जो नेटवर्क है वो तीनों मिलकर वहां पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए जरूर चुनौती है वहां पर पारुल। सर, मैं आपको रोकना चाहूंगी माफी के साथ। राकेश पाटीदार जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं सीट से, सुवासरा से, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। राकेश पाटीदार जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। जी पारुल जी। राकेश पाटीदार जी, चुनौती तो आपके सामने काफी है, टफ फाइट रहेगी है। प्रभु पटेरिया जी भी हमारे साथ बने हुए, हमारा एसोसिएट एडिटर, वो भी आपसे सवाल करेंगे। प्रभु जी, राकेश जी के लिए टफ फाइट तो आप भी देख रहे होंगे, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम इलेक्शन में और थर्ड एक्सपीरियंस होगा हरदीप सिंह डंग का। प्रभु जी, आप सवाल पूछिए। हाँ राकेश जी, जो पारुल जी जो सवाल कर रही है वही सवाल मेरा भी है कि आप फ्रेश चेहरा है वहां पर। कांग्रेस ज्यादातर जो है हरदीप सिंह डंग के साथ भारतीय जनता पार्टी में जा चुकी है, तो अब इस चुनौती से आप कैसे निपटते हैं? क्योंकि आपके सामने दोहरी तिहरी चुनौती है कि वहां पर संघ भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है और हरदीप सिंह डंग भी है। राकेश जी, तीन चुनौतियां आपके साथ एक साथ हैं, टफ फाइट रहेगी आपके लिए, कैसे सामना करेंगे? राकेश जी, आवाज मिल रही है आपको?
आपके आवाज तो मैंने अभी जो राकेश जी, प्रभु सर का भी यही कहना है कि काफी टफ फाइट आपके लिए रहेगी, 3 एंगल से आपके ऊपर अटैक किया जाएगा, तो कैसे फाइट करेंगे? मेरा तो ये कहना है कि सब फाइट कुछ भी नहीं है। यहाँ की जनता ने हमेशा कांग्रेस को जनादेश दिया है, हमेशा कांग्रेस का सम्मान रखा है और यहाँ की जनता जानती है हमारे यहाँ जीवन में कभी भी गद्दारों को माफ नहीं किया जाता। जिस व्यक्ति को इस क्षेत्र की जनता लाख दुलाख देखे विधानसभा में भेजा, उस व्यक्ति को बेंगलोर के 5 सितारा होटल में यहाँ के कार्यकर्ताओं के, यहाँ के मतदाताओं के, यहाँ के युवाओं के, यहाँ के हमारे माता बहनों के मान सम्मान स्वाभिमान का सौदा किया। तो इसलिए ये चीज तो है नहीं। यहाँ का कार्यकर्ता तो और ज्यादा जागरूक हुआ कि उनको ये लगा कि अब तो भिखारियों के खिलाफ जंग हो गई है, गद्दारों के खिलाफ वफादारों की जंग हो गई है। यहाँ हमको ऐसा कुछ लग नहीं रहा है फाइट जैसा है, तो आप लोगों को लग रहा हो तो अलग बात होती है। और रही बात एक्सपीरियंस की, तो एक्सपीरियंस आदमी में आता कहाँ से? जनता के बीच में जाता है, जनता देती है। आज शिवराज जी आपके क्षेत्र में थे, कमलनाथ जी के लिए उन्होंने काफी सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा आईफा में रहते थे लेकिन कोरोना को लेकर मीटिंग नहीं की। उन्होंने कर्ज माफी को लेकर भी जिक्र किया, आपकी किस तरह की कर्ज माफी हुई है ये सभी ने देखा है, और साथ ही उन्होंने तमाम चीजों को रखा और ये भी बताया कि वो क्या कुछ कर रहे हैं, यानी उनकी सरकार क्या कुछ कर रही है और क्या कुछ कमलनाथ को करना चाहिए था, कमलनाथ जी को करना चाहिए था। तमाम वो योजनाएं जो बीजेपी ने चलाई थी जनहित के लिए वो बंद कर दी। बहुत सारी बातें कही हैं उन्होंने, आपको तो पता ही होगा। मुझे पता नहीं, पर आपके माध्यम से पता चल रहा है जो आपने बताया मुझे। पर मैं एक बात बता देता हूँ, कमलनाथ जी के ऊपर आरोप लगाने से पहले वो अपनी गिरबान में जाके, जिससे मंदसौर जिले में 6 किसानों को गोली मारी, आज कमलनाथ जी ने 26 लाख किसानों के कर्ज माफ किए, ये खुद उनके कृषि मंत्री ने स्वीकारा है। उसके बाद इंदिरा ज्योति योजना में 100 रुपए 100 यूनिट के बिजली के बिल दिए, किसानों के बिजली के बिल हाफ किए। जब हमको ऐसा मध्य प्रदेश सौंपा गया था जब 65,000 ट्रांसफार्मर खराब थे यहाँ पे, उस समय कमलनाथ जी ने 65,000 ट्रांसफार्मर को बदलने का काम किया है। कमलनाथ जी ने हमारी माता बहन विकलांगों की पुरुष पेंशन को 300 से 600 किया है। ये हमको क्या बताएंगे शिवराज जी अपने आप में जाके कि उन्होंने उनके जो नेता आए थे हमारे पिपलिया मंडी की चुनावी सभा में, जब कर्ज माफी के लिए 51,000 रुपए की घोषणा करके गए थे, आज दिन तक 51 पैसा किसानों को नहीं मिला। कमलनाथ जी ने तो चरणबद्ध तरीके से, जब ऐसी सरकार मिली थी कमलनाथ जी को 1.25 लाख करोड़ की कर्जे वाली, उसमें कर्ज माफी भी की, मुआवजा जिस क्षेत्र में आज वो जहाँ गए थे। ठीक है प्रभु जी, राकेश जी भले ही फर्स्ट टाइम मैदान में हो लेकिन जोश बड़ा है ये। देखिए पारुल जी, उनके साथ एक प्लस पॉइंट यही है जो कह रहे हैं कि वो पहली बार है, वो फ्रेश चेहरा है इस चुनाव के लिए। और कांग्रेस के यदि हम कहें पुराने प्रत्याशी जो हरदीप सिंह डंग या भारतीय जनता पार्टी का कोई एक पुराना प्रत्याशी होता है जो पहले चुनाव लड़ चुका होता तो उसके कुछ प्लस माइनस होते हैं हर कैंडिडेट के, वो साथ में होते। हरदीप सिंह डंग के पास, जैसा कि ये आरोप लगा रही पूरी कांग्रेस और राकेश जी भी कह रहे हैं, गद्दार वाला जो मुद्दा है एक वो मुद्दा है। अब वो देखना होगा कि वो जनता में कितना असर करता है। हरदीप सिंह डंग ने कांग्रेस के वचन पत्र के आधार पर चुनाव लड़ा था, वो वचन पत्र अब उनके सामने होगा, उसको कैसे डिनाई करते हैं, उसको कैसे वो स्वीकार करते हैं जो वाकई में वचन पत्र के बिंदु पर काम हुआ होगा। तो एक चुनौती ये भी उनके पास है। और सबसे बड़ी चुनौती पारुल जी वही है कि जब आप पाला बदल लेते हैं तो उसके बाद फिर आपको उन्हीं लोगों के सामने एक नई पार्टी के लिए नई बातों को लेकर जाना होगा कि वो उनको अपनी पुराने घर के बारे में, पुरानी पार्टी की बुराई करनी होगी। ये सब करते हैं वो, और जनता उसको कैसे स्वीकार करती है। तो ये एक बड़ी चुनौती वहां पर उनके सामने दिखाई देगी। राकेश जी क्या कहेंगे आप प्रभु सर की बातों पर? नहीं, बिल्कुल जी, प्रभु सर सही बोल रहे हैं। देखिए क्या बात है, जो आदमी 20 साल तक एक पार्टी को माँ बोलता रहा, कांग्रेस मेरी माँ, कांग्रेस मेरी माँ, कांग्रेस मेरी माँ, और आज वो 6 महीने से बोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ। अब जो आदमी माँ बदल सकता है वो उसका क्या अस्तित्व होगा? अभी खुद सोच लीजिए, जिसने अपनी माँ बदल ली। और उसके बाद सोचिए आप, जहाँ किसानों के कर्ज माफी होनी थी 31 मार्च से पहले हमारे क्षेत्र में 2 चरण की हो चुकी थी। आधी विधानसभा में 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ हो चुका था। 31 मार्च तक 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ होना था। जो किसान क्या जवाब देंगे उन किसानों को? ये क्या जवाब देंगे उन माता बहनों की जिनकी पेंशन घटा दी गई? क्या जवाब देंगे उनको जो हमारे कन्यादान की राशि हमारी बहनों की घटा दी गई? मैं तो पूछना चाहता हूँ। वो तो कह रहे हैं आपने तो कन्यादान राशि दी नहीं किसी को। नहीं, वो तो आप वहाँ जाइए ना, आपको इनको बोलिए, हमारे पास आंकड़े उपलब्ध है, आंकड़ों के साथ बात कर रहे हैं हम, तो बिना आंकड़ों के बात नहीं कर रहे हैं। कुछ सवाल पूछ रहे हैं आपसे।
राकेश जी, कर्ज माफी की आप बात कर रहे हैं, तो एक तो राहुल गांधी जी ने कहा था 10 दिन में कर्ज माफी होगी, कमलनाथ जी ने शपथ लेते ही साथ पहला आदेश जो कर्ज माफी का निकाला था, उसके बाद फिर कर्ज माफी 15 महीने तक पूरी क्यों नहीं हो पाई? एक ये सवाल का जवाब भी जनता आपसे वहां पर मांगेगी। युवा स्वाभिमान योजना में जो रोजगार की बात है वो सवाल आपके सामने खड़े होंगे, और जिस तरीके से आप कन्यादान योजना का जिक्र कर रहे हैं, कन्यादान योजना में 51,000 रुपए की राशि सभी जगह नहीं मिली है, कुछ खास पॉकेट में वो राशि बढ़ गई थी, बाकी सभी जगह नहीं मिली। तो आपकी जो यूएसपी वाली योजना है जो आप गिना रहे हैं जनता के बीच में, तो उसमें तो कहीं ना कहीं पोल दिखाई दे रहा है। तो वो सवाल जब आपके सामने खड़े होंगे तो ये चुनौती तो आपके सामने होगी ही। नहीं, देखो क्या बात है कि यहाँ की जनता है जानती, कमलनाथ जी वचनबद्ध है। कमलनाथ जी ने कहा था 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ करने की, ठीक है। कमलनाथ जी को जब मध्य प्रदेश मिला था 100 लाख करोड़ के कर्जे वाला मध्य प्रदेश मिला था, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कमलनाथ जी ने चरणबद्ध तरीके से कर्ज माफी शुरू करी, ठीक है। सबसे पहले तो 7 लाख आवेदन आए थे, जिसमें मकान का लोन भी था, किसानों ने आवेदन किए, किसी का ट्रैक्टर का लोन था, किसी के गाड़ी के लोन थे। उनमें से सबसे पहले छटनी करनी थी कि किसान कौन है। राकेश जी, छत्तीसगढ़ में भी कर्ज माफी की है, वहाँ कोई सवाल नहीं हो रहा है, सभी किसानों की कर्ज माफी हो चुकी है। जब यूपीए की सरकार थी आपकी ही पार्टी की, तब जो कर्ज माफी हुई थी उसमें भी कहीं कोई सवाल नहीं था, सारे किसानों की कर्ज माफी हो गई थी। तो इस बार क्या ऐसा पेंच लग गया कांग्रेस में कि आपको हरे लाल पीले नीले फॉर्म बांटने पड़े, और इतना समय गुजार दिया आपने 15 महीने का? एक आदेश के तहत जो कर्ज माफी तुरंत हो रही थी, सिंगल क्लिक टाइप का मामला था ये, कि कमलनाथ जी ने आदेश साइन किए, बोले कर्ज माफ हो गया। लेकिन किसान तो आज भी कह रहे हैं, आपके मंदसौर में कह रहे हैं कि कर्ज माफी पूरी नहीं हुई है, आप खुद ही स्वीकार करने की 2 लाख के अभी बचे हुए हैं। हम कह रहे हैं ना 2 लाख रुपए अगर ये सरकार नहीं गिराते तो 31 मार्च को तो हो रही थी। हम तो बोल रहे हैं, आप देखिए आगर मालवा, देखिए आगर मालवा में हुई कि नहीं हुई, आप बताइए। बहुत सारी विधानसभाएं देखो क्या होता है, चरणबद्ध तरीके से हो रही थी। हम वचनबद्ध थे, हमने किसी किसान के घर पे कोई ये नहीं दिया, नोटिस नहीं दिया, उनको शोकाज नोटिस नहीं दिया। और बीजेपी जैसे आई उन्हीं किसानों को टारगेट किया गया जिन किसानों को कर्ज माफी के लिए 2 लाख रुपए माफ होने थे। सबसे बड़ी चीज है कि जिस वचन पत्र से हमारे यहाँ का प्रत्याशी जीत के गया, उसने तो इतना बड़ा मुंह मोड़ लिया खाली अपने स्वार्थ की सिद्धि और पूर्ति के लिए, कि जो जिन मतदाताओं ने उसको चुन के भेजा था कि भाई 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ होगा, आज उन मतदाताओं को नोटिस दे रहा है, आज उन मतदाताओं को आंख दिखा रहा है। आज जिन मतदाताओं को 100 रुपए यूनिट के बिजली के बिल देने थे, आज उनको 500-600 के बिल दिए जा रहे हैं। आज वो कौन सी बात करना चाह रहे? कमलनाथ जी ने तो हर चीज, हमारे यहाँ प्राकृतिक आपदा ही सबसे बड़ी आपदा। आज एक बड़ा बजट, मध्य प्रदेश का बड़ा बजट मंदसौर जिले को दिया गया प्राकृतिक आपदा में, करोड़ों रुपए का, हजारों करोड़। तो आज विचार कीजिए, कमलनाथ जी ने तो किसानों को बहुत कुछ दिया है, आधे पैसे में लाइट दी, आप ऐसी क्या बात कर रहे हो? हम तो 8 दिन तक भारतीय जनता पार्टी है, तो बताए क्या क्या है। हम ये पूछना चाह रहे हैं। चलिए पूछिए, आप भी पूछिए, लेकिन जनता जो पूछेगी उसका जवाब भी देना पड़ेगा। प्रभु सर, जब अनादि ग्राउंड पर था और अनादि टीवी ने पूरा एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें कई लोगों ने कहा था कि डिफॉल्टर भी हो गए हैं और कई लोगों के कर्जे माफ हुए हैं, तो 1000 रुपए से भी कम की राशि या 5000 रुपए से भी कम की राशि, कुछ इस तरह की भी बातें निकलकर सामने आई थी। और कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस लगातार दावा कर रही है। अब जो जनता है जिसका माफ हुआ है और छोटा कर्जा माफ हुआ है, क्या वो भी एक ही नजर से देख रही है कांग्रेस बीजेपी को? नहीं पारुल जी, चूंकि चुनाव में है तो उनको कहने का हक है, दावा कर सकते हैं। मीठा मीठा खाइए, कड़वा कड़वा थू कर दीजिए, जो एक बात कही जाती है वो चुनाव में सभी राजनीतिक दल करते हैं। तो वो चीजें हैं यहाँ पर, लेकिन ये स्वाभाविक तौर पर इनको भी पता होगा। और जिस तरीके से हरदीप सिंह डंग, जैसा मैंने बताया कि वो पहले व्यक्ति थे जिन्हें इस्तीफा दिया था विधायक पद से, और उन्होंने ये कहा था कि मेरे क्षेत्र की जनता का मुझ पर काफी दबाव है, मैं काम नहीं करा पा रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि आप जब काम नहीं करा पाते हो तो आपको विधायक रहने का क्या हक है, तो आप पद छोड़ दीजिए। इस तरीके की बातें भी उन्होंने कही थी, तो ये भी मुद्दे वहां पर आएंगे। और दूसरी बात जो ये कर्ज से जुड़ी हुई या किसानों से जुड़ी हुई है, तो जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान आरोप लगा रहे हैं कि किसानों के बीमा का प्रीमियम का पैसा पिछली सरकार ने जमा नहीं किया था, तो इस बार जब आपदा आई तो किसानों को प्रीमियम नहीं दे पाए। जिस तरीके से कर्ज माफी कहीं 1000 रुपए की हुई है, कहीं 2000 की हुई है, कहीं 1 लाख की भी हुई है, उसी तरीके से प्रीमियम बीमा के वितरण की भी अभी बातें सामने आई हैं, जिसको कांग्रेस मुद्दा बना रही है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है तो आपने प्रीमियम ही जमा नहीं किया था, इसलिए 4 रुपए उनको बीमा की राशि दी जा रही है। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं, अब इसमें जनता को तय करना है कि वास्तव में कौन उनके हक में है,
कौन उनके खिलाफ है, कौन उनके साथ छल कर रहा है, कौन सच्चे मन से उनको मदद करने को तैयार है, ये फैसला जनता अपना ईवीएम में बटन दबाकर करेगी। बिल्कुल, ईवीएम का बटन दबेगा और पता चलेगा कि सुवासरा में किसको आसरा मिला और किसको बाहर का रास्ता दिखाया गया। राकेश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब चेतन जी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं बीजेपी से। चेतन सिंह जी, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी में। जी नमस्कार। चेतन सिंह जी, आज मुख्यमंत्री सुवासरा में हैं और उनकी तमाम बातों को लेकर तो हम जिक्र कर ही रहे हैं, लेकिन लगातार कांग्रेस की तरफ से कर्ज माफी का मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है। और अभी प्रभु सर हमारे साथ बैठे हुए हैं, प्रभु पटेरिया जी हमारा एसोसिएट एडिटर, वो भी यही कह रहे थे कि जनता को तय करना है कि आखिर सही कौन गलत कौन। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, निश्चित रूप से लोकतंत्र में जनता ही भगवान है और जिस तरह से सरकार में आते ही सबसे पहला काम अगर हमारी सरकार ने किया तो फसल बीमा योजना का जो 1800 करोड़ रुपया कमलनाथ जी की सरकार ने किसानों का जमा नहीं किया था, उसको जमा किया। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला किया है कि हमारे जिन किसानों को नुकसान हुआ है उनको डबल फायदा मिलेगा। एक सरकार सर्वे कराए, सरकार अपनी तरफ से देगी, दूसरा फसल बीमा योजना के माध्यम से भी हम उनको देने वाले। कांग्रेसियों ने जो अपने संकल्प पत्र के नहीं हुए, और वो कांग्रेस की बात आप करें जिनके खुद के परिवार के लोग उनके साथ चलने को तैयार नहीं हुए, तभी तो ये चुनाव की स्थिति आई। जिन पर उनका परिवार भरोसा नहीं करता है, उन पर प्रदेश और प्रदेश की जनता 7.5 करोड़ जनता कैसे भरोसा करेगी? इनसे पूछिए आप कि बिटियाओं के कन्यादान में आपने 50,000 रुपए की राशि तो कर दी, लेकिन 50 लोगों को भी राशि का आवंटन आपने किया कि नहीं किया? मेरी बिटियाओं का स्मार्टफोन खा गई इनकी सरकार, मेरी बिटियाओं का लैपटॉप खा गई इनकी सरकार, मेरी बिटियाओं का वजीफा खा करके बैठी है सरकार। और जो सरकार गरीबों की, किसानों की, युवाओं की, बेटों की, बिटियाओं की, भांजों की, भांजियों की रकम खाएगी, उनके साथ विश्वासघात करेगी, उस सरकार को इसी प्रकार से रवानगी लेनी पड़ेगी जिस प्रकार से कमलनाथ जी की रवानगी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ, जिस विधानसभा का आप जिक्र कर रही, वहां भी मध्य प्रदेश के सारे क्षेत्रों में भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। जी, प्रभु सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु सर, आप पूछना चाहेंगे कुछ चेतन जी से? चेतन जी, सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि आपकी पार्टी क्या भीतरघात से कैसे निपटेगी, चाहे हम सुवासरा की बात कर लें या किसी भी 28 चुनाव क्षेत्रों की, क्योंकि आपके जो मूल उम्मीदवार हुआ करते थे, आपकी जो पार्टी के नेता हैं जो लंबे समय से, जिनमें चेतन सिंह का भी नाम, यदि भोपाल में ऐसी स्थिति होती तो आप भी एक दावेदार थे, यदि आपका टिकट काट कर किसी बाहरी को दे दिया जाता चेतन सिंह जी, तो जो महसूस आप कर रहे होते वो वहां के लोग महसूस कर रहे हैं। तो भीतरघात का एक बड़ा खतरा है, इससे निपटने के क्या उपाय आपकी पार्टी करने वाली है? देखिए प्रभु जी, निश्चित रूप से अगर किसी का टिकट कटता है, किसी को नहीं मिलता है, तकलीफ होती है। मैं इससे इंकार नहीं कर रहा हूँ, तकलीफ हो रही है, अनेक कार्यकर्ताओं को हो रही है, अनेक नेताओं को हो रही, लेकिन इसका तात्पर्य ये तो नहीं है कि हम अपने मातृ संगठन को खत्म कर दें। कुछ पीड़ा होती है, मैंने कहा ना, बहुत सफाई के साथ आपसे कह रहा हूँ, तकलीफ होती है। आपने तो सरकार के लिए एक पार्टी के मातृ संगठन से 22 लोग चुरा लिए, 25 हो गए बाद में बढ़कर। नहीं, हमने चुराए नहीं है। ये मैं फिर वही कहूंगा प्रभु जी कि जिन लोगों से अपना घर नहीं संभलता है, जिन लोगों के घर के मुखिया पर घर के लोग भरोसा नहीं करते हैं, उस पर प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता कैसे भरोसा करेगी? और देखिए, धोखा एक बार होता है, बिल्ली के भाग्य का छीका एक ही बार टूटता है, वो मध्य प्रदेश की विधानसभा में टूटा था। और यही कारण है कि जस्ट उसके 5 महीने के बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए, 89 लाख मतों से कांग्रेस इस प्रदेश को हारी। 89 लाख मतों से बाप और बेटे वह मुश्किल चुनाव जीते हैं प्रभु जी। ये जनता का ही तो आशीर्वाद था भारतीय जनता पार्टी को, ये हमारी ताकत थोड़ी ना है। और जहां तक रही भारतीय जनता पार्टी में जो आप भीतरघात की बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में पार्टी संगठन परिवार पूर्ण होता है, व्यक्ति शून्य होता है। और जिन लोगों को अगर इसके बाद भी अगर लगता है कि नहीं हम भीतरघात करेंगे, तो उनको सबको, कोई भी हो XYZ, सबको अपनी स्थिति का आभास रहता है कि पार्टी से अगर पार्टी की विपरीत हम जाएंगे तो हमारा अस्तित्व भी नहीं रहेगा और रिजल्ट। भगत सिंह जी शेखावत हैं, दीपक जोशी हैं, ये चेहरे हैं लगातार विरोध कर रहे हैं चेतन जी। और सबसे बड़ी बात ये है, जो मेरा पिछला सवाल था उससे जुड़ा हुआ, कि वो अपनी पार्टी में खुश नहीं थे, 25 लोग वो बगावत कर रहे थे वहां पर, तो उनको भारतीय जनता पार्टी विरोधी विचारधारा है, चूंकि भाजपा संस्कार वाली पार्टी है। आप राजनीति में सुचिता संस्कार की बात करते हैं, पूरे देश को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो आपने उन बागियों को क्यों अपने यहाँ शामिल कर लिया? फिर उनमें से 14 को तो आपने मंत्री भी बना दिया और अब उन सभी के सबको टिकट देकर फिर चुनाव मैदान में उतार दिया भाजपा के झंडे से। वो तो भाजपा के संस्कारों में वाले व्यक्ति नहीं है जो आपके RSS की शिक्षा दीक्षा ली हो उनने। वो आज भी कई नेता ऐसे हैं जो मंच पर कहते हैं कि कांग्रेस को वोट दे दीजिए।
देखिए प्रभु जी, निश्चित रूप से मंच पर इस तरह का घटनाक्रम हुआ है कि उन्होंने बीजेपी का सिंबल लेने के बाद भी कांग्रेस का उल्लेख कर दिया। 50 साल हो गए, 55 साल हो गए पंजा पंजा करते हुए, 5 दिन में थोड़ी ना बदल जाएगा। निकलता है, वो निकला है, इससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन इन सारे नेताओं को मैं बधाई देता हूं। और सचमुच में मर्द लोग ही ऐसा काम करते हैं कि अगर प्रदेश और घर को अगर कोई डुबाने पर तुला हो तो उसके खिलाफ विद्रोह करे। मैं आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब को बधाई देता हूं कि मध्य प्रदेश को डूबने से बचाया है, और उनके इन सिपाहियों और सैनिकों को भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का कंधे से कंधा मिलाकर के साथ दिया है। आज मध्य प्रदेश में अराजकता की स्थिति क्या होती है आप कल्पना नहीं कर सकते। इस कोरोना के काल में मध्य प्रदेश में बिजली, पानी, सड़क खत्म हो चुकी होती है। ये देश का सौभाग्य है कि देश को नरेंद्र भाई मोदी जैसा प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश का सौभाग्य के समय पे शिवराज सिंह चौहान जैसा मुख्यमंत्री जनता का सेवक मिला है। चेतन जी, पिछले चुनाव में कांग्रेस के पास एक मुद्दा था कर्ज माफी, और इस बार के जो 28 सीटों के उपचुनाव है, कांग्रेस के पास एक सर्टिफाइड मुद्दा है कि 100 रुपए का बिजली बिल, जो 100 रुपए का बिजली बिल आ रहा था लोगों का, वो आपने बंद करके फिर से उनको हजारों के बिल देने शुरू कर दिए। तो आपके पास तो चुनौतियों का पहाड़ खड़ा होता चला जा रहा है। जनता किसको देखेगी? उनको देखेगी जिन्हें सुविधाएं दी थी, या आपके केवल वादों को देखेगी? प्रभु जी, कांग्रेस के कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। संबल योजना क्या है? क्या है संबल योजना? संबल में 500 से कम का बिल नहीं आ रहा है, वहाँ 100 रुपए का बिल आ रहा है। नहीं, आप उस संबल योजना को, चलिए मैं संबल योजना की बात नहीं भी करूं तो कांग्रेस का जो यूनिट का जो आंकड़ा था, 50 यूनिट के ऊपर आपकी बिजली 26 रुपए प्रति यूनिट हो रही थी। आपने भी उस समय डिबेट की थी, हमने भी डिबेट किया था। इनके आंकड़े नहीं देखे? ऐसा कौन सा घर है जिसका बिजली का पारा 200 यूनिट से कम चलता है? आप अगर उसका आकलन करें, उसकी गणना करेंगे तो उसका बिल, न्यूनतम बिल 1400 रुपए आ रहा था। तो कांग्रेस को जो कहना है करना है बता ले। क्या कर्ज माफी को लेकर के कांग्रेस ने जो वादे किए थे, क्या उन वादों पर खरी उतरी है? झूठे फर्जी ऋण प्रमाण पत्र गरीब किसानों को बांटने का पाप किया है। युवाओं को उनके सपनों को उन्होंने खुद ही कहा कि संबल के बारे में छोड़िए, अगर वो कमलनाथ जी की योजना हो तो उसमें किस तरह का उन्होंने टारगेट रखा था। चेतन जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रभु जी, ये चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में खींचतान तो चलती ही है, लेकिन आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी किस तरह से हम देख रहे हैं। अब आपको अंततः क्या लगता है, सुवासरा में कौन बाजी मारने वाला है? देखिए पारुल जी, ऐसा कुछ प्रिडिक्ट करना तो बहुत आसान नहीं होता है चुनाव में, क्योंकि चुनाव, हमने वो चुनाव भी देखा है जब अटल जी स्वर्णिम काल के दौर में थे, और वो जो पहले चुनाव कराए, समय से पहले चुनाव कराने के बाद वो शाइनिंग इंडिया उनका फेल हो गया था। तो ऐसी भी स्थिति आती है। लेकिन चुनाव में चूंकि जनता को फैसला देना, और जनता बहुत समझदार है, वो सोच विचार कर अपने हित का निर्णय लेती है। ये बात जरूर है कि कई बार वो जिन पर उनको लगता है कि ये बहुत अच्छे हैं, वो बाद में खराब निकल जाते हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में यदि हम अभी कहें आज की स्थिति में, तो यदि हम कांग्रेस के वचन पत्र को देखते हैं तो बहुत सारे वादे ऐसे हैं जो अधूरे रह गए। शिवराज सिंह चौहान को देखते हैं, यदि भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं, तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो इनके 13 साल के हैं, जो जनता को संबल देते हैं। जैसे इनकी संबल योजना वैसे संबल देती दिखाई देती है। लेकिन अंततः मोहर तो जनता को लगानी है कि वो किसके साथ जाने वाली है, उसको क्या सामने वाले के वादों पर भरोसा है या किसी के इरादों पर भरोसा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रभु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा को करने के लिए भी। तो सुवासरा सीट, जो तस्वीर आप देख रहे थे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वैसे तो बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ रहते हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता के तौर पर जाने जाते हैं, जनता के दिल पर राज करने वाले मुख्यमंत्री के लिए जाने जाते हैं। लेकिन ये जो तस्वीर, जैसे कि प्रभु सर ने भी कहा कि पहले नहीं देखा शिवराज को यूं घुटनों पर, लेकिन इस बार जनता से जुड़ना है तो घुटनों पर भी आना है। कुछ इसी तरह की तस्वीर के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार। मैं हूं प्रभु पटेरिया और मैं ब्रजेश चौक से। हम बताएंगे सत्ता के गलियारों की गुमनाम खबरें, बताएंगे कैसे हैं पुलिस मुख्यालय के हाल और क्या कर रहे हैं नौकरशाह, मंत्रालय के सियासी दांवपेच की खोज, कलेक्टर एसपी के मिजाज और कानाफूस। आपसे जुड़ी खबरों की असलियत सिर्फ पावर कॉरिडोर में।
जैसे मंजिल पर पहुंचने के लिए जरूरी है सही राह का चुनाव, उसी तरह बेहतर एजुकेशन और गोल्डन करियर के लिए चुनना होता है सही इंस्टीट्यूट। चुनिए प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ग्वालियर को। UGC NAC accredited A grade autonomous institute। प्रेस्टीज में आपको मिलेगा इंडस्ट्री ओरिएंटेड डेवलपमेंट, जो आपको बनाएगा 100% प्लेसमेंट रेडी और अपना बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए क्वालिफाइड भी। फॉर अ सक्सेसफुल करियर इन बिजनेस मैनेजमेंट, लॉ, कंप्यूटर साइंस, टूरिज्म मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, ज्वाइन प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, एयरपोर्ट रोड, ग्वालियर, और कॉल 9827057466 और 77 और 88। कई डिग्रियां हैं आपके पास, शिक्षा से बड़ा नाता है, तो कभी ऐसा क्यों शौक नहीं हुआ कि आप एजुकेशन फील्ड में जाएं? मैं कॉलेज जीवन से ही इस पूरे क्षेत्र में काम करता आया हूँ। अतिथि शिक्षकों का बड़ा मामला चल रहा है, हम सबको काम पे लगाने के बारे में विचार जरूर कर रहे हैं। कई जगह परमानेंट कुल सचिव नहीं है। न्यायपालिका से मदद नहीं मिलेगी तब तक हमारी परमानेंट भर्ती प्रभावित हो रही है। क्योंकि कोरोना तो